नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बेहद खास अंक लेकर। खास इसलिए क्योंकि अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ अगले एक घंटे तक रहूंगी मैं जया सिन्हा और भावना। धन्यवाद जया। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार व्यूअर्स। अगले एक घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों का उद्घाटन कर रही हैं। साथ ही आज संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है जहां महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। साथ ही कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। उसके साथ बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत, खेल, व्यापार और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरों की भी। लेकिन शुरुआत जया कर लेते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को करेगा और मजबूत। मौसम विभाग ने 3 दिन तक गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में काराबाख में अजरबैजान के हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत, 138 घायल। अर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने की सैन्य कार्रवाई की निंदा। और खेल जगत से एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले जारी वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत का सामना कोरिया से। कल खेले गए शुरुआती मैच में भारत ने कंबोडिया को हराया। वहीं फुटबॉल के पहले मुकाबले में चीन के हाथों मिली शिकस्त। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का ये सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उप विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यवसाय और मानवाधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार ने कहा है कि मानवाधिकार व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है। जो कि व्यक्ति को अपने जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर हम ये सोचें कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा, ये कानून के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा। प्रत्येक कानून की जांच इस आधार पर होती है उसकी लागू करने से पूर्व क्या ये मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का और समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार उसके जन्म के साथ प्राप्त होता है और सबके अधिकार जो भी व्यक्ति हैं उनके बराबर अधिकार के साथ प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म लेता है उसकी गरिमा समान होती है। इस समानता के अधिकार पर ये मानवाधिकार आधारित हैं। जस्टिस अरुण कुमार ने कहा कि वैश्वीकरण के युग में तमाम देशों का आपस में सहयोग जरूरी है ताकि मानव अधिकारों का संरक्षण और बेहतर ढंग से हो सके। अधिकारों का जो
आयोजन है अति महत्वपूर्ण है। हमें इसको जो हमारे यहाँ परिकल्पना चली आ रही है इसको सार्थक करना हो, यही भारत की शक्ति है। अब तो वैश्वीकरण के पश्चात तो ये समस्याएं और अधिक वैश्वीकरण का रूप ले चुकी हैं। तो इस समय ऐसे समय में ये कि आवश्यकता हो गई है, एक देश की एक संस्था इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकती, सबको एक साथ बैठना पड़ेगा, सबको एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, तब इन समस्याओं का हल होगा। और संसद की कार्यवाही कल नए भवन में शुरू हुई। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। लोकसभा में इस बिल पर आज सुबह 11 बजे से चर्चा होगी। संविधान 128वां संशोधन विधेयक के संसद से मंजूरी मिलने के बाद की जाने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 वर्ष के लिए लागू रहेगा, जिसकी अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के भीतर ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान होगा। वर्तमान लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य हैं, जो कुल 543 सदस्यों का 15% से भी कम है। कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थम्बीदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद साल 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें की गईं, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद यह पारित नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने सदस्यों से इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में महिला आरक्षण विधेयक कई बार संसद के पटल तक पहुंचा, मगर कानून बनने तक के सफर को तय नहीं कर सका। महिला आरक्षण विधेयक गठबंधन सरकारों के घटक दलों की संकुचित सोच का शिकार होता रहा। बिल के लोकसभा में पारित होने की संभावना है, क्योंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है और कई विपक्षी दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया है। यह इस बात की उम्मीद जगाता है कि अब महिला आरक्षण विधेयक के सामने पुरानी चुनौतियां और परिस्थितियां नहीं हैं। लोकसभा में मंगलवार को देश में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने की पहल से जहां देशवासियों में जश्न का माहौल है, तो कई राजनीतिक दल इसमें राजनीति तलाशने में जुट गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण की इस नई पहल को युगांतकारी करार दिया। उनका मानना है कि यह विधेयक हमारी महिला शक्ति, हमारे राष्ट्र की नेतृत्व शक्ति बने, उसको परिभाषित करेगा। राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन
जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, महिला नेतृत्व विकास, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आरक्षण लाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो कल तक केवल लाते तो थे बिल, पास नहीं कराते थे, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन, देश की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की परंपरा का अभिनंदन, और देश के भविष्य और उज्जवल हो, ये हमारी कामना है। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में, नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। ज़रूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से ये बिल पारित हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 से लंबित महिला आरक्षण विधेयक के लिए पीएम को बधाई दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। I want to congratulate the Prime Minister. At least he has taken the decision yesterday in the cabinet, which was pending from 1996, where the UF government headed by me was taken this woman reservation in 1996. मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। Who amongst us who opposes it? We have implemented it here at the levels that was appropriate for us. We have never been opposed to process of reservation so that women get their rightful place in the decision making of this country. हालांकि कई राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण में भी राजनीति खोजने में लगे हैं। इन्हीं दलों ने सालों तक आधी आबादी को न्याय देने में अड़ंगा लटकाए रखा है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। 9 years have passed, they have not implemented that promise. Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। देश आज ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां भारत महाशक्ति बनने के साथ ही इसकी बागडोर भी महिला नेतृत्व को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यकीनन बेहद ऐतिहासिक रहा, नई संसद में जिस तरह से महिला अधिकारों की गूंज रही। इस पर लगातार आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नया सवेरा का सफर जारी रहेगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon.
ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीतें। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नारी शक्ति वंदन विधेयक ने देश की राजनीति में महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। पहलवान गीतिका जाखड़ ने महिला आरक्षण विधेयक पेश होने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। बहुत खुशी की बात है। और जैसे एक थोड़ा सा है ही कि मतलब महिलाएं हमारे समाज में थोड़ा पिछड़ा हम मानते हैं, चाहे हम अपनी मानसिक प्रवृत्ति को उस हिसाब से हमने अपनी सोच को बना लिया है, इसलिए ये परिस्थिति है और हमारे समाज में भी ये धारणा बनी हुई है। तो बहुत अच्छा जो मोदी जी का ये इनिशिएटिव है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 33% जैसे कि जो सीट्स रिजर्व होंगी तो उसमें हमें संसद में अब ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलेंगी और जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं की जो दिक्कतें हैं और उनकी जो बातें हैं वो उस पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ महिलाएं ही संसद में जो है रखेंगी तो उससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। और फिल्म इंडस्ट्री ने भी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश होने पर खुशी जताई है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है और अमृतकाल का प्रतीक है। मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं कुछ चीज़ों के करके, स्पेशली जो उनकी जिस तरह से भगवान ने उनको बनाया हुआ है उसके करके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आज किसी को पॉलिटिकल करियर में जाना है तो वो कैसे इसमें जा सकते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी जो हमारे एक दिग्गज पॉलिटिशियन, वो कैसे बने हैं। उन्होंने बचपन से ही वो रैलीज़ में, रोड शोज़ में इवेंट्स करना या असिस्ट करना उस तरह से है। पर क्या हमारे घरों के बच्चे, क्या लड़कियाँ 14-15 साल की रोड पर जा सकती हैं? क्या रैली में हिस्सा ले सकती हैं? क्या कुछ नहीं जाएंगी, वो मोलेस्ट हो जाएंगी, चिमटी से लेके पिंचिंग से लेके। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, सारी दुनिया का यही नक्शा है, यही नमूना है। क्योंकि जिस तरह से स्त्री की मेक है और उस तरह से जिनको भगवान ने बनाया है उनको एक आरक्षण और सुरक्षण की ज़रूरत पहले से ही है। तो ये आरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक इक्वालिटी समाज में आ सके। तो बॉलीवुड की तरफ से भी महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन मिला है। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि विधेयक को पारित किया जाए। यह विधेयक 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। और राज्यसभा में भी आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डाकघर विधेयक 2023 पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे। और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस तरह से कल हमने बेहद एक ऐतिहासिक दिन देखा, नई संसद में सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ाने का जो ऐतिहासिक कदम यहां पर उठाया गया है सरकार की ओर से, आज इस विशेष सत्र का तीसरा दिन है। क्या कुछ आज हम देख सकते हैं संसद में कार्रवाई? ये देखिए, सभी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि महिला आरक्षण बिल पर जब आज लोकसभा में चर्चा होगी, लोकसभा में इसे आज ही पारित किया जाएगा ऐसी उम्मीद है। तो तमाम जो सत्ता और विपक्ष के जो सांसद हैं जिन्हें बोलने का मौका मिलेगा, वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। चूंकि एक ऐतिहासिक मौका है, जब नए संसद में कामकाज कल शुरू हुआ और पहले ही दिन तो सबसे पहला एजेंडा हमने विधायी कामकाज के तौर पर देखा, महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि सबसे पहला कामकाज महिला आरक्षण बिल होगा। इस पवित्र काम को करने का उन्हें एक तरह से मौका मिलने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब आज हम देखेंगे कि लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी और इस विधेयक को पारित कराया जाएगा। कोशिश यही है कि इसी सत्र में, यानी इसी विशेष सत्र में राज्यसभा में भी इस विधेयक को पेश करके उसे पारित करा लिया जाए, जिससे संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित हो जाए। तो निश्चित तौर पर आज सभी की निगाह इस बात पर है कि लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा होगी और इसे पारित करा जाएगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि विधायी कामकाज को अगर देखें तो एक और महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में लिस्ट किया गया है। अगर उसके बाद हम देखेंगे कि वो बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। कुल 8 विधेयक है जो एजेंडे में रखे गए थे इस सत्र के दौरान। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि ये विधेयक इस सत्र के दौरान पेश होंगे, पारित कराने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि उत्सुकता इसी बात को लेकर है, कल जिस तरह से एक इतिहास बनते हुए देश ने देखा कि नए संसद में सबसे पहले कामकाज के तौर पर महिला आरक्षण बिल रखा गया केंद्रीय कानून मंत्री की तरफ से। उस विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी, महत्वपूर्ण नेताओं उस चर्चा में हिस्सा लेंगे और उस विधेयक को आज लोकसभा में पारित कराया जाएगा। क्योंकि इस विधेयक को देखें, कोई श्रेय लेने की होड़ जरूर हमने देखी, लेकिन सीधे तौर पर कोई विरोध नहीं कर रहा। एक तरह से देखें, सत्ता हो विपक्ष सभी इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं। थोड़ी इधर उधर एक तरह से अपनी कुछ बात जरूर रख रहे हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि प्रचंड एक समर्थन महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में मिलता दिखाई दे रहा है। और जहां तक सरकार के लिए हम जानते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा बहुमत सत्ता पक्ष के साथ है, तो निश्चित तौर पर एक इतिहास बनता हुआ आज दिखेगा जब लोकसभा में ये विधेयक पारित होगा। शैलेंद्र, हमने देखा है कि पिछले 2 दशकों से ज्यादा जब भी सत्र हुए हैं, हमने देखा है कि कभी ऐसा मौका नहीं देखा जब महिला आरक्षण विधेयक पर बात न हुई हो। लेकिन आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां हम महिला आरक्षण विधेयक यानी कि नारी वंदन विधेयक को चर्चा होगी उस पर, और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसको पास करा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की बात करें तो वो अभी भी कह रहा है कि ये एक चुनावी जुमला है। फिर उसके बाद बात हो रही है परिसीमन और जनगणना की भी। तो अगर ये 2 मुद्दे नहीं सुलझे जाते, फिर कैसे आरक्षण मिलेगा? ये देखिए, पहली बात तो है कि इसमें किसी को कोई शक और शुबहा नहीं होना चाहिए कि लोकसभा से या संसद से विधेयक पारित होने जा रहा है। प्रचंड बहुमत सत्ता पक्ष के पास भी है और एक बड़ा समर्थन भी है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि इस विधेयक के पारित होने की एक तरह से इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो ये कहा जा रहा था कि ये लंबित है लोकसभा में, ये गलत है। ये लंबित नहीं है, लैप्स हो गया था। नया बिल सरकार लेकर आई है। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात को कहा कि जो लोग सिर्फ बिल लाते थे उसे पारित कराने की इच्छा शक्ति नहीं रखते थे, तो अब ये बिल आया है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि तमाम दल अपनी बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसके पारित होने में कहीं कोई राज्यसभा या लोकसभा से कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि एक बड़ा समर्थन दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर राजनीतिक दल हैं तो अपनी अपनी बात कहेंगे। विपक्ष जरूर ये चाहेगा कि सारा श्रेय सत्ता पक्ष को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मिले, इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर लगातार जो है विपक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन संसद की अगर हम बात करें तो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज जिन पर चर्चा हो सकती है? क्या कुछ कार्रवाई रहेगी आज पार्लियामेंट में? ये हम पहले ही आपसे यही चर्चा कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण आज ये है, क्योंकि ये विशेष सत्र है, प्रश्नकाल नहीं होता है,
महत्वपूर्ण पत्रावली रखी जाएंगी, कुछ रिपोर्ट्स रखी जाएंगी लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद हमारे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू होगी। एक और विधेयक है जो जिसका आपने भी जिक्र किया, अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ, वो विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है। राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो पेश किए जाने हैं, आपने उसे बताया भी। तो निश्चित तौर पर विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा जाता है, नहीं रखा गया है, तो सीधे हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण पत्रावलियों को सदन के पटल पर रखने के जाने के बाद महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा पर चर्चा शुरू हो जाएगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा पर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान आगामी 1 अक्टूबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस पहल में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहती है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। विंड्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में समग्र क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डाटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में किसान ऋण पोर्टल के साथ साथ घर घर केसीसी अभियान और विंग्स मैनुअल का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक और जहां किसानों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया सरल और आसान होगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ेंगे।
मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात पीएम विश्वकर्मा योजना की। विश्वकर्मा योजना से बिहार के कई लोकप्रिय हस्तशिल्पों से जुड़े कामगारों को फायदा होगा। बिहार की विशिष्ट कलाओं में से एक है चांदी की मछली, जो विवाह सहित अनेक शुभ कार्यों में काम आती है। विश्वकर्मा योजना को लेकर चांदी की मछली बनाने के कुटीर उद्योग से जुड़े ये कारीगर काफी उत्साहित हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है चांदी की मछली और ये कारीगर मछली को आकार दे रहे हैं। बांका जिले के बनिया गांव में यह चांदी की मछली घर घर बनती है। ज्यादातर इस रोजगार से स्वर्णकार ही जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरे समुदायों और जातियों के लोगों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी हुई है। यह चांदी की मछली धनतेरस में, शादियों जैसे शुभ अवसरों पर और घर में शगुन के तौर पर रखी जाती हैं और इसकी देश के साथ साथ विदेशों, भारतवंशियों के बीच काफी मांग है। हस्तकला का ये बेहतरीन नमूना है, लेकिन अन्य कुटीर उद्योगों की तरह इसमें भी पूंजी की कमी होती है। विश्वकर्मा योजना शुरू होने से इन कारीगरों को भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री योजना विश्वकर्मा ये जो अभी चल रहा है अस्थि की, मतलब हम लोग कहीं बढ़िया ढंग से अगर मिल जाता है तो उसकी मदद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चा भी सही रखते हैं, बच्चा भी सही स्कूल में पढ़ाते हैं। महाजन से काम लाकर मजदूरी पर मछली बनाने का काम करने वाले अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अगर उनके पास पूंजी हो तो वे खुद अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा होगा। हम लोग को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का यदि लाभ मिले तो इससे हम लोग और ज़्यादा कुछ फायदा होगा। अभी स्थिति यही है, दूसरा से महाजन से लाते हैं, काम करके फिर दे देते हैं, फिर मजदूरी मिलता है और कुछ नहीं। कुटीर उद्योगों में काम करने वाले ये कारीगर मूल रूप से पूंजी के अभाव में मजदूरी करते हैं और इनसे काम लेने वाले महाजन मोटा मुनाफा कमाते हैं। विश्वकर्मा योजना शुरू होने से इन मजदूरों को भी ऋण मिलेगा और ये अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे। बांका से नंदन कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी एकत्रित कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता व भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के तहत भिवानी में जिले के नेहरू युवा केंद्र से जुड़े यूथ क्लबों के युवा शहीदों के गांवों से मिट्टी एकत्रित कर उसे कलश में डालकर ब्लॉक स्तर पर एकत्रित कर रहे हैं, जिनको कलश में रखकर ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालते हुए ब्लॉक स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। 1 से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर मिट्टी कलश में एकत्रित कर उन्हें हर जिले के नेहरू युवा केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। बड़ा अच्छा अभियान है, उन देशभक्तों को सलाम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र एक खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो इस प्रकार के जो युवाओं को जिम्मेवारी दी गई है और हमें भी इसकी जिम्मेवारी मिली कि हम गांव-गांव से, शहर से देशभक्तों की मज़ार से, महान पुरुषों की मज़ार से, वहाँ से मिट्टी उठाते हैं। हर खेत खलिहान से मिट्टी उठा रहे हैं और ये मिट्टी जो हमारी एकत्रित की गई मिट्टी है, जो कि मेरी मिट्टी मेरा देश है अभियान के तहत जो ये मिट्टी है, जो भिवानी से जो दिल्ली जाएगी, दिल्ली के अंदर जो अमृत कलश शोभा यात्रा है उसमें ये शामिल रहेगी और देश की एकता और अखंडता उन देश भक्तों को समर्पित है ये कार्यक्रम है। तो ये सराहनीय कदम है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और दूसरे चरण के तहत 1 से 30 सितंबर तक एक मुट्ठी मिट्टी के साथ चावल भी एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरा माटी मेरा देश एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हमें जगह जगह पर हर गांव में जितने भी यूथ क्लब हैं उनके द्वारा एक प्रोग्राम करवाना होता है कि हर गांव में हर जगह की मिट्टी लेकर हमें डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के पास लेके आनी होती है। वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी डाली जाती है और वो मिट्टी हमें आगे स्टेट लेवल के ऊपर भी भेजनी होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है इसके अंदर हम हर एक गाँव को इकट्ठा करने में, एकजुटता करने में अपना संदेश देते हैं। और अब एक और सकारात्मक खबर। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश में पहचान मिल रही है। डीडी न्यूज़ विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहे हैं।
आज हम आपको बता रहे हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध शिक्षक और साहित्यकार नरसिंह प्रसाद गुरु के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल उड़ीसा की स्थानीय भाषा कौशाली के संरक्षण और संवर्धन के समर्पित कर दिए। नरसिंह प्रसाद गुरु कौशाली भाषा के लेखक, गीतकार और कोशकार के रूप में अपनी 5 दशकों से भी ज़्यादा की मेहनत ने इन्होंने इस भाषा को एक अलग ही पायदान पर पहुंचा दिया है। कौशाली भाषा, जिसे हम संबलपुरी भाषा के नाम से भी जानते हैं और उड़ीसा के पश्चिमी हिस्सों में बोले जाने वाली बोली के रूप में इसे जानते हैं। और नरसिंह प्रसाद गुरु ने कौशाली भाषा में 10 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं और 500 से भी ज़्यादा गीत लिखे हैं और लगातार वो इस भाषा के प्रचार प्रसार में, इसको बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। देश का पूर्वी राज्य उड़ीसा प्राकृतिक सौंदर्य, कला, संस्कृति, बोली, भाषा की विविधता अपने आप में समेटे है। जितनी समृद्ध है लोक विरासत, उतनी बड़ी चुनौती इन्हें सहेजने की। और इस चुनौती को स्वीकार किया ओडिशा के प्रसिद्ध शिक्षक और साहित्यकार नरसिंह प्रसाद गुरु जी ने। नरसिंह प्रसाद जी ने अपने जीवन के 50 साल ओडिशा के स्थानीय भाषा कौशाली के संरक्षण और संवर्धन में समर्पित कर दिए। कौशाली भाषा, जिसे कई जगह पे समलूरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। ये आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी आबादी से जुड़ी ये आंचलिक भाषा लगातार उपेक्षा का शिकार हो रही थी और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, जिसे पुनर्जीवित किया नरसिंह प्रसाद जी ने। नरसिंह प्रसाद जी का जन्म 15 अक्टूबर 1934 को हुआ। शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी विद्यालय में शिक्षक के तौर पर सेवाएं दी। एक शिक्षक होने के साथ साथ नरसिंह प्रसाद जी की कला, संस्कृति, संगीत, भाषा और साहित्य में गहरी रुचि रही। सेवानिवृत्ति के बाद तो पूरा समय ही साहित्य सेवा में लगा दिया और 92 वर्ष की आयु में भी नरसिंह प्रसाद जी लगातार लेखन कार्य में लगे हैं। 1970 साल में मैं जब देखा जो हमारा मातृभाषा को कोई दृष्टि दिया नहीं जाता है, कोई किताब कोई लिखते ही नहीं। इसी अंचल का लेखक कवि सब उड़िया भाषा में लिखते हैं और कौशली भाषा को भाषा की मान्यता कोई नहीं देते हैं और बोलते हैं ये भाषा नहीं है, ये एक उपभाषा है। इसी भाषा को एक स्वतंत्र मान्यता देने के लिए मैं कुछ करूँगा और अब तक 400 लिरिक्स मेरा पुरस्कार हो चुका है। ये बच्चों को प्रथम स्तर में अपनी मातृभाषा शिक्षा देने के लिए मैं एक किताब लिखा है, हमारा वर्णमाला, हमारे वर्णमाला। इस भाषा के माध्यम से हमारे बच्चों स्कूल में हमारी भाषा सीखा पाएंगे। पद्म और पुरस्कार दिया है, ये मेरे भाग्य की बात है, मेरी खुशी की बात है। मैं आभारी हूँ, मैं मेरा आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। साहित्य साधना में जुटे नरसिंह प्रसाद अब तक 38 पुस्तकें, कौशाली भाषा के संवर्धन के लिए 80 लेख और 500 गीत लिख चुके हैं। साथ ही कौशाली भाषा को समृद्ध करने के लिए 700 पृष्ठों में 17,000 शब्दों का एक शब्दकोश कौशाली उड़िया अभिधान प्रकाशित किया है, जो कौशाली भाषा से लोगों के लिए एक महानतम उपहार है। उनके द्वारा रचित गीत कई दशकों तक आकाशवाणी संबलपुर से प्रसारित हुए, जिन्हें अत्यधिक लोकप्रियता मिली। नरसिंह प्रसाद गुरु बलंगीर मिट्टी का शान है। वो शिक्षा विभाग में थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन नौकरी से रिटायर्ड हो गए, साहित्य साधना से नहीं। अभी भी साधना जारी है। भाषा, साहित्य, संस्कृति के लिए कलम पकड़े हैं। उनका
अभिधान, कोसली उड़िया अभिधान, बड़ा ग्रंथ, उनको पहले रिनाउंस किया। उसके बाद वर्णमाला बोल के एक ठो कोसली भाषा सीखने के लिए बच्चों लोगों के लिए वर्णमाला किताब लिखे। आमर वर्णमाला किताब का नाम। वो ग्रास रूट से कैसे कोसली भाषा सुदृढ़ होगा और जन ग्रहणीय होगा, इसीलिए वो हमेशा काम करते रहे हैं। नरसिंह प्रसाद जी ने साहित्य से समाज सेवा भी की। उन्होंने सामान्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार पर 3 पुस्तकें लिखी और गरीबों में निशुल्क वितरित की। इन पुस्तकों में स्थानीय जड़ी बूटियों के प्रयोग के बारे में बहुमूल्य जानकारी संकलित है। नरसिंह प्रसाद को कोशाली भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में योगदान के लिए 25 से अधिक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें 2010 में ओडिशा साहित्य अकादमिक पुरस्कार, 2018 में राज्य वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। 50 वर्षों से अपने अथक प्रयास के माध्यम से कोशाली भाषा की सेवा में समर्पित नरसिंह प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अत्यंत शुभकामनाएं। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को करेगा और मजबूत। मौसम विभाग ने 3 दिन तक गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में काराबाख में अजरबैजान के हमलों में कम से कम 25 लोगों की मृत्यु, 138 घायल। अर्मीनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने की सैन्य कार्रवाई की निंदा। और खेल जगत में एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले जारी वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत का सामना कोरिया से। कल खेले गए शुरुआती मैच में भारत ने कंबोडिया को हराया। वहीं फुटबॉल के पहले मुकाबले में चीन के हाथों मिली शिकस्त। और नया सवेरा का सफर जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी अखबारों की सुर्खियों की। और सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या मौजूद हैं। अखबारों की सुर्खियों में क्या प्रकाशित हुई हैं आज संध्या, प्रमुख खबरें बताएं हमें।
जी भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं लोकतंत्र के पवित्र मंदिर भारतीय संसद भवन की, जहां की आज खबरें प्रमुखता के साथ सभी अखबारों में हेडलाइन के साथ ली गई है। जी हां, इस ऐतिहासिक इमारत को यादों में संजोने के लिए कल फोटो सेशन हुआ सभी माननीय सांसदों और प्रधानमंत्री के साथ। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ सभी सांसदों ने इस ऐतिहासिक लम्हे को यादों में संजोने के लिए एक फोटो सेशन किया और उसके बाद संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एक गरिमामयी समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत के भविष्य का रोड मैप रखा। उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख अपने संबोधन में किया। उन्होंने भारत के युवाओं की बात की, उन्होंने भारत की स्किल की बात की, उन्होंने भारत की तकनीक की बात की, भारत के खिलाड़ियों की बात की और साथ ही साथ उन्होंने एक बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण और गंभीर बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा कैनवास होगा उतनी ही तस्वीर सुंदर होगी। यानी कि उनका ये कहना था कि हमारे विचारों का जो कैनवास है वो बेहद वृहद होना चाहिए उसका आकार, और उस पर जो तस्वीर हमें उकेरनी है, यानी कि भारत को आगे ले जाने की जो तस्वीर हमें उकेरनी है, वो सभी के सामूहिक प्रयास के साथ उसमें सुंदर रंग भरने हैं और तस्वीर को उकेरना है। तो आज के सभी प्रमुख अखबारों ने संसद से जुड़ी हुई इस खबर को आज हेडलाइन के साथ लिया है और कहते हैं ना कि कल गणपति बप्पा की स्थापना का दिन था और इसी लिए विघ्नहर्ता को याद करते हुए संसद के नए भवन में कल प्रवेश किया गया। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक इतिहास से रचती हुई खबर है और कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, नारियों को पूजने जहाँ पूजा जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। तो कल से जब संसद के नए भवन में विधायी कामकाज की शुरुआत हुई तो वहाँ सबसे पहले विधायी कामकाज के तौर पर जो बिल रखा गया वो नारी शक्ति को वंदन करते हुए नारी शक्ति वंदन बिल रखा गया, जिसे आज जनसत्ता ने इसी हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है और बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में ये कहा कि ईश्वर ने शायद ऐसे कई पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल कल विधायी कामकाज के साथ लोकसभा में रखा गया। और अब बात कर लेते हैं किसानों के कल्याण की, जिसे अर्थ जागरण यानी कि दैनिक जागरण अखबार ने अपने अर्थ जागरण पृष्ठ पर लिया है और प्रमुखता के साथ लिया है। जी हां, अब से पीएम किसान योजना के जो सभी लाभार्थी हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और घर घर केसीसी अभियान के माध्यम से उन्हें ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे, ताकि जैसा कि देश डिजिटल हो रहा है तो उन्हें किसानों को ऋण लेने में आसानी होगी। और एक इसीलिए कल केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक केसीसी अभियान से जुड़े हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया और इस खबर को आज जागरण ने हेडलाइन के साथ लिया है। और अब बात कर लेते हैं कनाडा और भारत के रिश्तों की। तो कनाडा ने अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट को देश से निकाला। संध्या, समय की कमी है, आप जितनी भी अखबारों की सुर्खियों जो प्रकाशित हुई है वो हमारे तक लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल पढ़ते हैं हम बुलेटिन में, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और नया सवेरा में हम दिखाएंगे आपको खेल और कारोबार से जुड़ी खबरें। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे।
आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए नया सवेरा में देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। अजरबैजान ने फिर से आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाख में हमले किए। इन हमलों में 25 लोग मारे गए हैं, 138 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक में एक बार फिर से यूक्रेन का समर्थन किया। बाइडेन ने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आम बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शांति योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही जेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। लगभग एक दशक से युद्ध के आग में जल रहे यमन में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने पहल की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। और आइए अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। सीबीआई ने मुंबई की कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ के साथ 975.08 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि विदेश में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कृत्रिम मेधा यानी एआई के उपयोग पर काम कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के KG-D6 से उत्पादित प्राकृतिक गैस के दाम में अगले माह से करीब 14% की कटौती की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में कमी के बीच प्राकृतिक गैस के दाम घटने की उम्मीद है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उद्योग में इस्तेमाल होने वाले सोल्डर वायर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए। घटिया उत्पादों पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। रिलायंस जियो ने एयर फाइबर सर्विस लॉन्च कर दी है। फिलहाल ये सर्विस 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपने यूजर्स से मंथली फीस चार्ज कर सकता है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक लाइव कार्यक्रम में बात कही। बजाज ऑटो सीएनजी फ्यूल से चलने वाली एंटी लेवल मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। सीएनबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कंपनी के एमडी राजीव बजाज ने इस बात की ओर इशारा किया। और आइए आप बात करते हैं योग रखे निरोग की। तो सुंदर दिखने के लिए हम ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योग द्वारा संभव है? आइए देखते हैं योग की इस श्रृंखला में कि कैसे योग के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस योग के कार्यक्रम में। आज हम लोग करने जा रहे हैं सौंदर्य योग। योग जो है वो मेरी सौंदर्य के लिए सबसे ही लाभदायक है। जो हमारे चेहरे में सबसे ज़्यादा आम समस्या होती हैं, जैसे झुर्रियाँ, झाइयाँ, कालापन, थोड़ा सा जो हमारा ग्लो या निखार कम हो जाता है, जो ठुड्डी में जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटापा आ जाता है, जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उन सब का हम देखेंगे योग ये कैसे दूर बिल्कुल कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं योग के द्वारा हम झाइयाँ या डार्क सर्कल्स को कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है, आप कभी भी इसको करें। बस अपने हाथों को आप ज़ोर ज़ोर से रगड़ें। आप अगर रगड़ेंगे तो आपको
एक गर्माहट सी महसूस होगी। अब अपने हाथ के जो निचला वाला हिस्सा है, पंजे का निचले वाला हिस्सा आप अपने आँख पे रखिए, इसको बोलते हैं कपिंग। आप ये ज़रूर देखिए कि आपके हाथ का ये निचला वाला हिस्सा है जो आप आपके आँख पे जाएगा, तो इस गर्माहट से जो आपके पंजों का प्राण है उसी से आपके डार्क सर्कल्स दूर हो जाएंगे। आपको कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपका प्राण तो मुफ्त है और इसी से आप अपने डार्क सर्कल्स को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने हाथ को लगाए रखें और अब अपने हाथ को हटाएं और अपनी आंखें खोलें। आपको तुरंत दिखेगा कि कैसे आपका एकदम से पूरा जो है आंख का हिस्सा बिल्कुल पूरा रिलैक्स हो चुका है। अब हम करेंगे विंकल्स या झुर्रियों के लिए एक सरल सी क्रिया, इसको बोलते हैं कपाल रंध्र धौती। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके जो अंगूठे हैं आप बिल्कुल साइड में लगा दें, सिर के साइड में 2 उंगलियां लें, बस 2 उंगलियां, और ऐसे ऐसे आप अपने माथे पे इनको ऐसे फेरें। जितनी भी माथे पे जो हो जाती हैं झुर्रियाँ इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर आप 2 उंगलियां से ऐसे ऐसे अपने आँख से लेके आँख के नीचे वाले हिस्से और फिर आँख के ऊपर वाले हिस्से, अपने आईब्राउ से लेके अपने आँख के नीचे वाले हिस्से को ऐसे ऐसे गोल घुमाइए 2 उंगलियां से, और फिर से ऊपर चले जाइए। फिर से अपने माथे को फेरें अपने 2 उंगलियां से। जितनी भी झुर्रियाँ होती हैं जो हमारे माथे पे आ जाती हैं, सबसे पहले झुर्रियाँ आती हैं माथे पे, फिर आती हैं ये आँखों के साइड पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोज फीट जो आ जाती हैं। ये बिल्कुल कपाल रंध्र धौती से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये सबसे आम झुर्रियाँ। इससे आपका पूरा चेहरा रिलैक्स भी होगा, आपको आराम भी महसूस होगा। और अब अपने हाथ को नीचे ले आइए, अपनी आंखें खोलिए। आपको इतने कम समय में जो हमने किया, आपको लगा होगा कि कैसे आपका पूरा माथा इससे रिलैक्स हो चुका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ। इसमें जितना भी प्राण होता है, हमारे शरीर में खूब सारा प्राण होता है, हम अपने हाथों का प्राण इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स और कोमल करने के लिए। काफ़ी लोगों के ठुड्डी के नीचे मोटापा जमा हो जाता है। ये बहुत ही एक आम समस्या है और इसको भी हम योग से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कैसे। बहुत ही सरल सी एक क्रिया है, व्यायाम है, तो आप साथ साथ करें और देखिए कि कैसा आपकी पूरी ठुड्डी बिल्कुल अच्छी और पतली हो जाएगी। तो सांस लेके आप सीधी ओर मुड़ें और ठुड्डी को ऊपर और अपने दोनों ओंठों को ऊपर, और फिर बीच में आ जाएं। फिर दूसरी ओर मुड़ेंगे हम लोग, ठुड्डी को ऊपर और ओंठों को ऊपर। फिर से बीच में सीधी ओर, ठुड्डी को ऊपर। इसको आप करते जाएं। आपको खिंचाव ज़रूर महसूस हो रहा होगा। इसी से ही आपके ठुड्डी का सब मोटापा खत्म हो जाएगा। तो ज़रूर योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं पुणे के श्रीमद दगदू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणपति अर्थवशीर्ष पाठ की कुछ झलकियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः